नमस्कार। कलाम अकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन, आदाब, आभार, इस्तकबाल, खैर मकदम है। मैं हूं विवेक, एक बेहद महत्वपूर्ण सत्र लेकर आपके बीच में हाजिर हूं और आज हम बात करेंगे विद्यार्थियों के बारे में, अधिगमकर्ताओं के बारे में, अधिगमकर्ताओं से जुड़े हुए उन महत्वपूर्ण पहलुओं के बारे में जिनके आधार पर अधिगमकर्ता को वर्गीकृत किया जा सकता है। और इसी वर्गीकरण के अंतर्गत एक कैटेगरी आती है जिसको हम कहते हैं एक्सेप्शनल चाइल्ड। ये विविध अधिगमकर्ताओं की समझ भी कह सकते हैं इसको, और इसको हम कह सकते हैं विशिष्ट बालक। कि विशिष्ट बालक कैसे होते हैं, तो इस सेक्शन में हम विशिष्ट बालकों के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। किस प्रकार के विशिष्ट बालक होते हैं, कौन कौन से वो आधार होते हैं जिनके वजह से बालकों को विशिष्ट माना गया है। ये बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक है जो आपकी टीचिंग की एग्जाम्स जितनी भी होती है उसमें एक क्वेश्चन आप मान के चलिए इस टॉपिक से जरूर आता है। एक क्वेश्चन हमेशा इस टॉपिक से पूछा जाता है। अब इसके अंतर्गत बहुत सारी चीजें सम्मिलित है। सबसे मैं पहले बात करूं कि विशिष्ट बालक का मतलब क्या है, तो विशिष्ट बालक से अभिप्राय उन सभी बालकों से हैं जिनका निष्पादन मतलब परफॉर्मेंस उनकी स्कूली जीवन की हो सकती है, उनके व्यक्तिगत जीवन की हो सकती है। उनकी वो परफॉर्मेंस, उनका वो निष्पादन औसत बालकों से या तो ज्यादा हो या कम हो। ये बात मैं यहां पर स्पेसिफिकली इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अक्सर बच्चों को लगता है, आप विद्यार्थी जब तैयारी करते हैं तो आपको लगता है कि सर विशिष्ट बालकों का मतलब तो हो सकता है कि केवल मंदबुद्धि बच्चे ही हों या फिर केवल हैंडीकैप बच्चे हों। नहीं, विशिष्ट से अभिप्राय है वो सभी बालक या बालिकाएं जिनका निष्पादन अन्य बालक बालिकाओं से ज्यादा भी हो सकता है और कम भी हो सकता है। तो इसको लेकर सबसे पहले हेवार्ड और ऑर्लेंस्की का एक स्टेटमेंट देखते हैं। हेवार्ड व ऑर्लेंस्की। ये कहते हैं कि विशिष्ट बालक पद विशिष्ट बालक पद उस बालक बालिका के लिए प्रयुक्त होता है जिसका निष्पादन मानक औसत निष्पादन से ऊपर या नीचे इस प्रकार से विचलित हो कि उसकी शिक्षा के लिए अलग व्यवस्था करनी पड़े। यानी एक ऐसे बालक बालिकाएं जो या तो सामान्य से इतना ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं कि उनको अलग से ट्रीटमेंट की जरूरत पड़े, या फिर ऐसे बालक बालिकाएं हों जो सामान्य से इतना कम परफॉर्म कर रहे हों कि उनकी एजुकेशन के लिए अलग ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ जाए। तो यहां पर विशिष्ट बालक बालिकाओं का पद हमने समझा। अब विशिष्ट बालक बालिकाओं में प्रतिभाशाली बालक आ सकते हैं, सृजनात्मक बालक आ सकते हैं, मंदबुद्धि बालक आ सकते हैं, वंचित बालक आते हैं, पिछड़े हुए बालक आ सकते हैं, दिव्यांग बालक आते हैं और अपराधी बालक डिलिक्वेंट चाइल्ड आते हैं।
इन्हीं सबको हम आने वाले लेक्चर्स में समझने की कोशिश करेंगे। आइए सबसे पहले चर्चा करते हैं प्रतिभाशाली बालकों की। आइए सबसे पहले प्रतिभाशाली बालक। प्रतिभाशाली बालकों के लिए सबसे पहले टर्मन व ऑर्डन का एक स्टेटमेंट है। टर्मन व ऑर्डन कहते हैं कि शारीरिक गठन सामाजिक समायोजन विद्यालयी उपलब्धि और व्यक्तिगत गुणों के आधार पर एक ऐसा बालक या बालिका जिसका निष्पादन अन्य बालक बालिकाओं से श्रेष्ठ हो। बस ये आपको याद रखनी है। वो बालक बालिकाएं जिनका निष्पादन अन्य बालक बालिकाओं से श्रेष्ठ हो उन्हें कहा जाता है प्रतिभाशाली बालक। अब प्रतिभाशाली बालक में आपको जो चीज सबसे पहले याद रखनी चाहिए वो है प्रतिभाशाली बालक की विशेषता। तो प्रतिभाशाली बालक यानी कि गिफ्टेड चाइल्ड की क्या विशेषता हो सकती है? प्रतिभाशाली बालक को हम कहते हैं गिफ्टेड चाइल्ड। तो सबसे पहली बात तो प्रतिभाशाली बालक वो होगा जो इंटेलिजेंट होगा। इंटेलिजेंट का मतलब जो बहुत बुद्धिमान होगा, जिसमें प्रतिभा ज्यादा होगी। तो ऐसे व्यक्ति की बुद्धि लब्धि, ऐसे व्यक्ति का जो आईक्यू है, आईक्यू हम पहले पढ़ चुके हैं, आपको पता है, ऐसे बालक बालिकाओं का आईक्यू 120 से ऊपर तो होता ही होता है। कुछ मनोवैज्ञानिक 140 से ऊपर भी मानते हैं। हमें यह नाम याद रखने की जरूरत नहीं है कि इस मनोवैज्ञानिक ने 120 माना है, इसने 140। सामान्यतः 120 से ऊपर माना जाता है, लेकिन कुछ विशिष्ट रूप से मनोवैज्ञानिक 140 प्लस भी मानते हैं। तो प्रतिभाशाली बालक, और नाम इनका क्या हो जाता है? गिफ्टेड चाइल्ड। अब इनकी क्या जान लेते हैं अपन? विशेषताएं, कि कौन कौन सी इनमें विशेषताएं होती है। ठीक है, सबसे पहले बुद्धि लब्धि की ही बात करते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात, बुद्धि लब्धि 120 प्लस होती है।
120 से ऊपर तो होगी ही होगी। कुछ मनोवैज्ञानिक एक 140 प्लस भी मानते हैं। नंबर 1। नंबर 2, टीम भावना होती है ऐसे बालकों में, नेतृत्व की क्षमता होती है। टीम भावना, नेतृत्व क्षमता, ये भी एक महत्वपूर्ण गुण है। देखिए, अगर प्रश्न आएगा इस टॉपिक से, मैं इसके बाद आपको कुछ पुराने प्रश्न भी बताऊंगा, कुछ मैं रीट के प्रश्न बताऊंगा, कुछ मैं सेकंड ग्रेड के आपके सामने प्रश्न रखूंगा। वो सारे प्रश्न जो आप लोगों के लिए पूछे गए हैं पिछली परीक्षाओं में, क्योंकि ये टॉपिक राजस्थान के एग्जाम्स में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। करीब करीब जितनी भी एग्जाम्स होती हैं, चाहे रीट हो, सेकंड ग्रेड हो, उनमें तो हमेशा पूछा जाता है। इसलिए हमें इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख के आपको आइडिया हो जाएगा। और क्वेश्चन आएंगे भी ऐसे कि निम्नलिखित में से एक प्रतिभाशाली बालक की विशेषता क्या है, निम्नलिखित में से एक प्रतिभाशाली बालक की विशेषता क्या नहीं है, इस प्रकार के प्रश्न आएंगे। तो टीम भावना, नेतृत्व क्षमता, उसके बाद लिखिए कि घरेलू सामाजिक व विद्यालयी जीवन में, भाई प्रतिभाशाली वही तो होगा जो सब जगह अच्छा परफॉर्म करेगा, अच्छे नंबर लेकर आएगा। घर वाले भी बोलेंगे भाई हमारा बच्चा बड़ा इंटेलिजेंट है, इससे कुछ भी पूछो बेटा, अंकल को कुछ बताओ, या फिर बाहर वाले भी कहे बोले फलाने जी का बेटा जो है वो तो बहुत इंटेलिजेंट है, परीक्षा में अच्छे नंबर लाता है, सब कुछ याद हो जाता है उसको। तो घरेलू जीवन हो, सामाजिक जीवन हो, विद्यालय जीवन हो, वहां पे जीवन में श्रेष्ठ निष्पादन, घरेलू जीवन, सामाजिक जीवन, विद्यालय जीवन में श्रेष्ठ निष्पादन। अब एक चीज आप याद रखिएगा, सामान्यतः है जो ये बालक होते हैं, प्रतिभाशाली बालक, ये संवेगात्मक रूप से स्थिर भी होते हैं और समायोजित भी होते हैं। बहुत इंटेलिजेंट होंगे, समायोजित होंगे, इनको पता होगा कि इनको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। लेकिन कई बार प्रतिभाशाली बालक कुसमायोजित भी हो जाते हैं। प्रतिभाशाली बालकों के कुसमायोजन के कारण हम आगे देखेंगे। अभी हाल हम बात करते हैं कि प्रतिभाशाली बालकों की ये जो विशेषता है, क्या, संवेगात्मक रूप से स्थिर, व समायोजित। ठीक है, संवेगात्मक रूप से स्थिर भी होते हैं, समायोजित भी होते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात, ये जो प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं, इनमें सीखने की ललक बहुत जबरदस्त होती है। आपने भी देखा होगा कि आपकी कक्षा में कुछ विद्यार्थी ऐसे होते हैं कि वो, उनको टीचर कुछ बताते हैं और वो 2-3 और एक्स्ट्रा बात पूछते हैं कि सर इस बात के बारे में बताओ। पूछने का मतलब उनका सिर्फ ये नहीं कि टाइम वेस्ट करना है, वो उस चीज को पूछ कर अपने आप को और ज्यादा इंप्रूव करने की कोशिश करते हैं, अपने आप को और बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। तो इस पॉइंट को आप लिखिए कि विषय का ज्ञान, इनको अपने विषय का ज्ञान होता है, वह सीखने की ललक, और कुछ भी अच्छा सीखने की इनमें ललक होती है। विषय का ज्ञान और सीखने की ललक एक बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट है ऐसे बच्चों का। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि अमूर्त प्रत्ययों को ग्रहण करने का कौशल इनमें होता है। अमूर्त प्रत्ययों को ग्रहण करने का कौशल, ये जो पॉइंट मैं आपको लिखवाया ना, अमूर्त प्रत्ययों को ग्रहण करने का कौशल, ये एक बार रीट में पूछा हुआ है साथियों। ऐसा सीधा सीधा पूछ लिया कि अमूर्त प्रत्ययों को ग्रहण करने का कौशल किन विद्यार्थियों में पाया जाता है, उत्तर था प्रतिभाशाली विद्यार्थी। तो इस प्रकार के प्रश्न आएंगे आपसे, सीधे सीधे वन लाइनर भी आ सकता है। लिखिए, विभिन्न तथ्यों के बीच संबंध स्थापित करना।
अलग अलग तथ्यों के बीच में संबंध स्थापित करने का कौशल इनमें होता है। अधिक समय तक ध्यान केंद्रित करने का कौशल। किसी भी विषय पर अधिक समय तक ध्यान केंद्रित कर लेते हैं। अपने जैसे कई विद्यार्थी होते हैं, उनका तो मन ही नहीं लगता पढ़ाई में कि यार क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें। लेकिन ये जो प्रतिभाशाली बालक होते हैं, इनको अगर कोई टॉपिक पढ़ाया जाए, किसी टॉपिक को अगर ये पढ़ रहे होते हैं, तो उसके ऊपर बहुत कंसंट्रेशन के साथ वो एक टॉपिक पर, एक विषय वस्तु पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। ये ऐसे बच्चों के अंदर कौशल होता है। और इन्हीं प्रतिभाशाली बालकों के अंदर एक कौशल और होता है, और वो होता है अंतर्दृष्टि। अंतर्दृष्टि व सूझ का प्रादुर्भाव। इनमें सूझ भी होती है, इंसाइट, और ये अंतर्दृष्टि, जो जिसको अपन इंसाइट कहते हैं, कोहलर जिसकी बात करते हैं, वो भी इन बालकों में, बालिकाओं में होती है। वैसे कुछ मनोवैज्ञानिकों ने इसके ऊपर कुछ सीधे सीधे प्रयोग करे, प्रत्यक्ष प्रयोग, और प्रयोग के द्वारा बताया कि ये जो बच्चे होते हैं, ये थोड़े से वजन में ज्यादा होते हैं और लंबाई में भी थोड़े से ज्यादा होते हैं जब ये जन्म लेते हैं तब। लेकिन इस फैक्ट को हम इतना ज्यादा तवज्जो नहीं देंगे। ये कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं प्रतिभाशाली बालकों की। अब इन महत्वपूर्ण विशेषताओं के आधार पर आइए देखिए कि पिछले परीक्षाओं में अगर कोई क्वेश्चन ऐसा बना है, कोई ऐसा पूछा गया है, तो उस क्वेश्चन को हल करने की कोशिश करते हैं इन्हीं विशेषताओं के आधार पर, खासतौर पर प्रतिभाशाली विद्यार्थियों की विशेषताएं। देखिए, ये एक क्वेश्चन है जो आया था रीट में, 2021 की रीट की परीक्षा में, और इस क्वेश्चन को हम देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि प्रतिभाशाली बालक की इनमें से कौन सी विशेषता है। प्रतिभाशाली बालक यानी कि गिफ्टेड चाइल्ड की इनमें से कौन सी विशेषता है, यह क्वेश्चन पूछ रहा है। तो पहला क्वेश्चन है कि यदि, पहला स्टेटमेंट है, यदि कक्षा कक्ष की गतिविधियां चुनौतीपूर्ण नहीं हो तो वह कुछ समायोजित हो जाता है। यह बात बिल्कुल सत्य है। अगर एक इंटेलिजेंट बच्चा है और वो जब ये देखता है कि क्लास में कोर्स भी बहुत धीरे धीरे चल रहा है, टीचर भी बहुत एकदम जीरो से एकदम बेसिक लेवल पर पढ़ा रहे हैं, कुछ हाई लेवल का अच्छे स्टैंडर्ड की चीज पढ़ा ही नहीं रहे, आसपास के बच्चे भी उसके जैसे लेवल के नहीं हैं, तो वो परेशान हो जाता है। और यही इस प्रश्न का उत्तर भी है। लेकिन हम एक काम करते हैं, बाकी तीन ऑप्शन भी देखते हैं। यह है कि वह बच्चा आक्रामक और कुंठित होता है, नहीं, वह तो संवेगात्मक रूप से स्थिर होता है, हमने ये पढ़ रखा है। वह रस्मी व्यवहार करता है, इसके आगे भी लिखा हुआ था, हाथ थपथपाना, हाथ हिलाना, जैसे कि रिचुअलिस्टिक बिहेवियर होते हैं, तो ऐसा कोई व्यवहार नहीं करता वो, क्योंकि वो इंटेलिजेंट होता है, प्रतिभाशाली होता है, ये भी बात सही है। और वो बहुत तुनक मिजाजी होता है। तुनक मिजाज होते हैं ना, छोटी छोटी सी बात पर चिंगरा जाए, एकदम परेशान हो जाए, तो ऐसा भी वो नहीं होता। लेकिन यह बात बिल्कुल सत्य है कि इंटेलिजेंट बच्चा है तो वो चाहेगा क्लास में भी एक अच्छे लेवल की स्टडी करवाई जाए। अगर कक्षा कक्ष में गतिविधियां इस तरह की अगर हो, परेशानी से भरी हुई हो, तो वो बच्चा कुछ समायोजित हो जाता है। अब जब मैंने ये बात कह दी है तो मेरा ये धर्म बनता है कि मैं आपको एक प्रतिभाशाली बालक के कुछ समायोजनों के कारणों के बारे में बताऊं। तो प्रतिभाशाली बालक के, हेडिंग लगा लीजिए, प्रतिभाशाली बालक के कुछ समायोजन के कारण, वो कारण जिनके बदौलत या जिनके चलते एक प्रतिभाशाली बालक कुछ समायोजित हो जाता है। तो सबसे पहला कारण तो जो आपने अभी अभी लिखा कि कक्षा कक्ष की गतिविधियों का चुनौतीपूर्ण न होना। कक्षा कक्ष की गतिविधियों का चुनौतीपूर्ण न होना। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि कक्षा कक्ष की जो गतिविधियां हैं वो चुनौतीपूर्ण नहीं है। अब वो चुनौतीपूर्ण कैसे नहीं है?
पहली चीज गृह कार्य, होमवर्क उसको ऐसा मिल जाए जिसमें उसको मजा नहीं आ रहा, मतलब उसको लग रहा है कि यार ये क्या होमवर्क दिया है, ये तो मैं चुटकियों में हल कर सकता हूं, जिसमें उसकी प्रतिभा को शर्मिंदगी महसूस हो। तो यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट एक पॉइंट बनता है गृह कार्य के प्रति उदासीनता। गृह कार्य के प्रति उदासीनता, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट इसमें आता है विद्यालय एवं परिवार में उचित मान्यता नहीं मिलना। मान लो एक बच्चा है, बहुत ही इंटेलिजेंट है, अपने पिताजी को कह रहा है कि मुझे साइंस पढ़नी है, और पिताजी उसको कह रहे हैं कि नहीं तू मेरे साथ काम कर, या तू किसी जो भी अपना जो घर का काम है, घरेलू बिजनेस है, उसको ज्वाइन कर, तुझे कोई साइंस वाइंस नहीं पढ़नी। तो कई बार बच्चे की इंटेलिजेंस को उसके घर वाले समझ नहीं पाते, कई बार उसका विद्यालय, उसके अध्यापक उस चीज को समझ नहीं पाते, इस कारण बच्चा बहुत ज्यादा परेशान रहता है। एक चीज और भी होती है, कई बार वो घर वाले तो नहीं समझ पाते, लेकिन कई बार वो बच्चा खुद बहुत ज्यादा समझ जाता है इस चीज को, तो उसको अपनी बुद्धि पर और ज्ञान पर अत्यधिक गर्व हो जाता है। बुद्धि व ज्ञान पर अत्यधिक गर्व, बुद्धि व ज्ञान पर अत्यधिक गर्व, उसे लगने लग जाता है कि पता नहीं मैं तो क्या हूं, और इस कारण वो अहंकार में आ जाता है, ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है, अति आत्मविश्वासी हो जाता है। तो ये पॉइंट आप याद रखिएगा, अहंकार व अति आत्मविश्वासी, अति आत्मविश्वासी। ओवर कॉन्फिडेंस कई बार व्यक्ति को खराब कर देता है कि अरे छोटी सी एग्जाम है, 5 मिनट में साइकोलॉजी हो जाएगी अपनी, तो इस तरह की चीजें भी कई बार खराब कर देती हैं। कई बार ऐसा होता है कि विद्यालय में उसके ऊपर व्यक्तिगत ध्यान नहीं दिया जाता। विद्यालय में व्यक्तिगत ध्यान का अभाव भी एक बहुत बड़ा कारण है कि उसके ऊपर व्यक्तिगत ध्यान नहीं दिया जाता, क्योंकि हमें लगता है कि अगर कोई इंटेलिजेंट है तो उसके ऊपर तो क्या ही ध्यान देना, लेकिन कई बार व्यक्तिगत ध्यान के अभाव में भी बच्चा कुसमायोजित हो जाता है। व्यक्तिगत ध्यान का अभाव, ये पॉइंट आप जरूर से नोट डाउन कीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि जिस विद्यालय में वो पढ़ रहा है, कई बार उस विद्यालय में भी ऐसे उपयुक्त साधन संसाधन अवसर नहीं होते कि वो बच्चा उतने लेवल पर परफॉर्म कर पाए। ऐसे कई हम ऐसे आसपास के लोगों को जानते हैं जो गांव में रहे, गांव में ही रह गए। हम खुद उनके बारे में ये कहते हैं कि यार इसको अगर शहरी फैसिलिटी मिली होती, इसको अगर बढ़िया मौका मिला होता, तो शायद ये अपने आप को क्या कर जाता, शायद ये कलेक्टर बन जाता, शायद ये कुछ कर जाता, और अब ये वो गांव में ही वो व्यक्ति रह रहा है। तो ये भी होता है कि विद्यालय में उपयुक्त अवसरों का प्रभाव, एप्रोप्रिएट अवसर उसे नहीं मिलते। कई बार इस कारण भी बालक जो है पिछड़ जाता है, परेशान हो जाता है। उपयुक्त अवसरों का अभाव, अनुचित आदतें, और अरुचि। कई बार बालक की जो आदतें हैं वो बहुत गलत हो जाती हैं, गलत आदतों का वो शिकार हो जाता है। पढ़ नहीं रहा, उसमें फिर आलस आ जाएगा, फिर उसको इन सब चीजों से उदासीनता, वो अलग अपने डायरेक्शन में अपने आप को ले गया, और इस कारण कई बार स्कूली लाइफ या स्कूली एग्जाम के प्रति उसकी अरुचि भी होती है। एक बड़ी महत्वपूर्ण बात जो इसमें आती है कि साथी बच्चे ऐसे बच्चों के मजे लेते हैं जिस कारण भी वो कुसमायोजित हो जाता है। बच्चे प्रायः ऐसे विद्यार्थी के मजे लेते हैं
होता है ऐसा, कोई बच्चा मान लो बहुत इंटेलिजेंट है, पढ़ने में बहुत होशियार है, तो अक्सर उसके आसपास के जो दोस्त हैं वो जैसे क्लासमेट होता है, कहते हैं देखो 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 कलेक्ट साहब आ गए, देखो 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 न्यूटन आ गए, न्यूटन आ गया, देखो देखो आइंस्टाइन आ गया। इस तरह से कह के आप उस बच्चे को परेशान करते हो, तो उसको लगता है कि यार मेरे अंदर जो ये गुण है, मेरे अंदर जो ये प्रतिभा है या एक तरह का वरदान है या एक तरह का अभिशाप है, और ये सोचकर वो परेशान होता रहता है। इसके अंदर उपयुक्त अवसरों में शैक्षणिक कार्यक्रम भी शामिल है, ये ध्यान रखना। शैक्षणिक सांस्कृतिक कार्यक्रम, बस इतनी सी चीजें हैं जो आपको याद रखनी है कि प्रतिभाशाली बालक जो है वो कुसमायोजित क्यों होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एक प्रतिभाशाली बालक के उन सब एस्पेक्ट्स के बारे में जिसको हम जानते हैं कि उसकी शिक्षा कैसे होनी चाहिए। भाई जो प्रतिभाशाली बालक है, ये जाहिर सी बात है कि उसकी अलग से शिक्षा होनी चाहिए। एक बार सेकंड ग्रेड में एक क्वेश्चन आया था, सेकंड ग्रेड में, और सेकंड ग्रेड के उस क्वेश्चन को मैं यहां पर इसीलिए ले रहा हूं कि उसमें यह पूछा था कि चाइल्ड विथ स्पेशल नीड में कौन कौन से शामिल होते हैं। चाइल्ड विथ स्पेशल नीड जो होते हैं, विशेष आवश्यकता की जरूरत जिन बच्चों को पड़ती है, वैसे बच्चों में कौन होते हैं। तो उसमें एक ऑप्शन था गिफ्टेड चाइल्ड, गिफ्टेड था, दूसरा उसमें मंदबुद्धि था, तीसरा उसके अंदर था सामाजिक रूप से वंचित, और चौथा उसके अंदर था दिव्यांग। ये ऑप्शन था, और आंसर जो था वो उपर्युक्त सभी माना गया था। बहुत से बच्चों को लगा कि यार स्पेशल नीड है तो मंदबुद्धि हो जाएगा, ये हो जाएगा और ये हो जाएगा, गिफ्टेड तो होगा ही नहीं। जबकि गिफ्टेड चाइल्ड भी जो होते हैं उनको भी विशेष शिक्षा की जरूरत पड़ती है, और उनकी शिक्षा कैसी हो, प्रतिभाशाली बच्चों की शिक्षा कैसी हो, इस खंड में हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि प्रतिभाशाली बालकों की शिक्षा के प्रयास, प्रतिभाशाली बालकों की शिक्षा के प्रयास। आइए, सबसे पहला इसमें आता है निर्देशन की गुणवत्ता। निर्देशन यानी इंस्ट्रक्शन की गुणवत्ता। जो निर्देशन उनको मिले वो एक सामान्य निर्देशन नहीं हो, उन निर्देशनों में ऐसी गुणवत्ता को रखा जाए ताकि एक प्रतिभाशाली बालक को ऐसा महसूस हो, ऐसा लगे कि मैं वाकई में प्रतिभाशाली हूं। दूसरा पॉइंट जो इसके अंतर्गत आता है वो आपको याद रखना है कि ऐसे बालकों के लिए वर्ग अथवा कक्षा उन्नति का कार्यक्रम भी चलाया जा सकता है। वर्ग अथवा कक्षा उन्नति, जिसको अपन कहते हैं ना कि जंप कर देना। भाई एक बच्चा तीसरी कक्षा का है और उसका जो मानसिक स्तर है वो 4th क्लास के बच्चे जैसा है, तो अगले साल उसको 4th में मत भेजो, अगले साल उसको डायरेक्ट 5th के अंदर भेज दो, संवर्धन कार्यक्रम के अंतर्गत, या वर्ग या कक्षा उन्नति। इस प्रकार की चीजें भी अक्सर घरों में, गांवों में ऐसी चीजें होती हैं, तो वर्ग कक्षा उन्नति प्रोग्राम के जरिए भी उसकी शिक्षा हो सकती है। तीसरा पॉइंट इसके अंतर्गत आता है पाठांतर क्रियाओं का आयोजन। पाठांतर क्रियाओं का आयोजन। ये बात तो सत्य है कि बच्चा जो है वो स्कूल में अच्छे नंबर ला रहा है, लेकिन क्यों ना बच्चे को किसी जीके कंपटीशन के अंदर भेजा जाए, क्यों ना साइंस या मैथमेटिक्स की ओलंपियाड में भेजा जाए। तो ये साइंस मैथ्स ओलंपियाड जैसी जो गतिविधियां हो, स्कूल पे हो, संकुल स्तर पर हो, राज्य स्तर पर हो, जिला स्तर पर हो, राष्ट्रीय स्तर पर हो, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो, इसमें जब बच्चा भाग लेता है तो वो और ज्यादा अपने आप को अभिप्रेरित और मोटिवेटेड महसूस करता है।
पाठांतर क्रियाओं के आयोजन के पश्चात जो चौथा पॉइंट हमें मिलता है वो है कि ऐसे बच्चों पर टीचर को व्यक्तिगत ध्यान देना चाहिए। अक्सर ऐसा होता है कि इनके ऊपर शिक्षक जो है वो व्यक्तिगत ध्यान नहीं देता, उसे लगता है यार इंटेलिजेंट बच्चा है, ये तो अपने आप ही कर लेगा, लेकिन ऐसे शिक्षक पर, ऐसे बच्चे पर व्यक्तिगत ध्यान देना चाहिए। ऐसे बालक के लिए विशिष्ट शिक्षा होनी चाहिए और पुस्तकालय का प्रबंधन होना चाहिए। तो विशिष्ट शिक्षा, और पुस्तकालय प्रबंधन, विशिष्ट शिक्षा और पुस्तकालय प्रबंधन। सिक्स्थ पॉइंट जो इसमें हमें मिलता है वो आता है कि उस बालक के अंदर, क्योंकि उसमें नेतृत्व क्षमता है, क्योंकि उसके अंदर उत्तरदायित्वों को संभालने की काबिलियत है, तो ऐसे बालक को कुछ ऐसे उत्तरदायित्व देने चाहिए। अक्सर विद्यालय में जो मॉनिटर बनाए जाते हैं वो इंटेलिजेंट बच्चों को बनाया जाता है, या स्कूल कैप्टन या इस तरह की जो चीजें होती है, तो ऐसे बालकों को उत्तरदायित्व सौंपा जाना चाहिए, कोई ना कोई उत्तरदायित्व का भाव, कुछ इस तरह के अगर उत्तरदायित्व मिलेंगे ना उसको, तो वो और ज्यादा अभिप्रेरित महसूस करेगा। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें संवर्धित पाठ्यक्रम योग्य व प्रभावी शिक्षक द्वारा अध्ययन। पहली बात तो जो पाठ्यक्रम हो वो इनरिच्ड हो, सामान्य पाठ्यक्रम नहीं, सामान्य से थोड़ा सा अलग पाठ्यक्रम उन बच्चों के लिए होना चाहिए, नंबर एक। नंबर दो, उनके जो टीचर हों वो भी थोड़े से बेहतर हों, वो जो उनकी सूझ को समर्थन दें, जो उनकी जिज्ञासाओं को शांत करने का कौशल रखते हों। अक्सर 70% से 80% जो विद्यालय के अंदर विद्यार्थी कुछ समायोजित हो जाते हैं, या आप में से कुछ कोचिंग वगैरह में पढ़ने वाले बालक बालिकाएं भी कुछ समायोजित हो जाते हैं, उसके पीछे कारण ये होता है कि उन्हें लगता है कि हमें जो शिक्षक पढ़ा रहा है या हमें जो शिक्षिका पढ़ा रही है वो उस स्तर का नहीं है, क्योंकि वो हमारी जिज्ञासाओं को शांत नहीं कर पा रहा है। तो ये एक सबसे बड़ा इसके अंदर कारण है। फिर अगले पॉइंट पर आते हैं, और अगला पॉइंट है इसमें कि उनको पर्याप्त गृह कार्य दीजिए, पर्याप्त चुनौतीपूर्ण गृह कार्य, क्योंकि उनको मजा आएगा। चुनौतीपूर्ण गृह कार्य ऐसा हो जो उनको आनंद आए, जिसको देने में उनको, तो ठीक है, एक चीज ये हो जाएगी इसके अंतर्गत। 9th पॉइंट जो इसमें बनता है वो बनता है कि छात्रवृत्ति जैसे प्रोग्राम भी ऐसे विद्यार्थियों के लिए होने चाहिए। कई बालक बालिकाएं ऐसे होते हैं जो हमने देखा है, जो बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, मगर उसके बावजूद, इतने इंटेलिजेंट, इतने पढ़े लिखे, इतने गुणवत्ता से भरे हुए होने के बावजूद उन बालक बालिकाओं को काफी समस्या का सामना करना पड़ता है अपने अध्ययन, अपनी पढ़ाई के इस पूरे प्रक्रम में। तो ऐसे में सबसे बेहतरीन काम जो है वो ये कि ऐसे बालकों के लिए आप छात्रवृत्ति का प्रोग्राम रखो, क्योंकि उनके पास पैसे नहीं होते, प्रतिभा बहुत होती है। आनंद कुमार जी का एग्जाम्पल हमारे सामने है। सुपर 30 फिल्म में भी आपने जरूर देखा होगा कि कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में भी एडमिशन हो गया था, लेकिन उनके पास पैसे ही नहीं थे इतने कि वो वहां जा पाए, और इस कारण उन्होंने अपनी प्रतिभा के साथ क्या करें, कुछ नहीं कर सकते, उस जला दिया उस एडमिशन लेटर को उन्होंने, कोई और चारा ही नहीं था। बहरहाल आज वो हम सब के लिए एक प्रेरणा का स्रोत है, लेकिन ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जो अपनी प्रतिभा के मर्दन के बावजूद कोई ना कोई रास्ता निकाल लेते हैं। तो इस तरह की प्रावधान होने चाहिए ऐसे बच्चों के छात्रवृत्ति के लिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज एक और है जो आपको यहां पर थोड़ी सी कंफ्यूज भी कर सकती है, क्योंकि हमारी समावेशी शिक्षा की विचारधारा के थोड़ी सी खिलाफ है, लेकिन यह बात सत्य है कि ऐसे बालकों की या बालिकाओं के लिए पृथक शिक्षण संस्थान की व्यवस्था हो सकती है। शिक्षण संस्थान
जैसे मान लीजिए आप ऐसे समझिए कि जैसे दिल्ली में श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स है, SRCC है, वहां पर एडमिशन लेने के लिए आपको 98-99% आपके अंदर होना चाहिए, तब जाके आपको एडमिशन मिलेगा, अन्यथा नहीं मिलेगा। अब वहां पर क्यों? क्योंकि वहां पर जितने भी बच्चे लोग आएंगे वो सब क्या होंगे? इंटेलिजेंट होंगे। IITs है, आपको एक एंट्रेंस क्रैक करना पड़ता है, या मेडिकल की एग्जाम, आपके एक निश्चित नंबर लाने पड़ेंगे, तब जाकर आपको उन विद्यालयों में एडमिशन मिलेगा, महाविद्यालयों में एडमिशन मिलेगा, विश्वविद्यालयों में एडमिशन मिलेगा। तो इसलिए ऐसे पृथक शिक्षण संस्थाएं भी ऐसे प्रतिभाशाली बच्चों के नर्चर के लिए एक बड़ी भूमिका निभाती है। प्रतिभाशाली बालकों की शिक्षा का प्रयास कैसे किया जा सकता है? अब इसको लेकर एक बार एक प्रश्न आया था, उस प्रश्न को हम डिस्कस कर लेते हैं, बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। हाँ, तो ये क्वेश्चन था, देखो क्वेश्चन था पृथक कक्षा यानी अलग से कक्षा आयोजित हो जाना और संवर्धन यानी कि इनरिचमेंट, पाठ्यक्रम थोड़ा सा और बेहतर बना के देना, थोड़ा सा संवर्धन मतलब नॉर्मल से ऊपर लेवल का। इसका प्रयोग किस प्रकार के विद्यार्थियों की शिक्षा के लिए हो? तो पहला ऑप्शन था प्रतिभाशाली, दूसरा ऑप्शन था प्रतिभाशाली नहीं, दूसरा ऑप्शन था निम्न शैक्षणिक उपलब्धि वाले बालक, यानी वो बालक जिनके जो शैक्षणिक उपलब्धि है, निष्पादन है, वो औसत से कम हो, कमजोर हो जो क्लास में। तीसरा शैक्षणिक दृष्टिकोण से निम्न उपलब्धि वाले और प्रतिभाशाली, यानी ए व बी दोनों, और डी था इनमें से कोई नहीं। मैं फिर दोहरा दूं, क्वेश्चन था पृथक कक्षा व संवर्धन कार्यक्रम का प्रयोग किस प्रकार के बच्चों के लिए हो? ऑप्शन ए प्रतिभाशाली, ऑप्शन 2 निम्न शैक्षणिक उपलब्धि वाले, ऑप्शन 3 ए व बी दोनों, और ऑप्शन 4 इनमें से कोई नहीं। अब यहां पर इस प्रश्न का उत्तर होता है साथियों प्रतिभाशाली। ये याद रखिएगा, उत्तर क्या है? प्रतिभाशाली बालक। एक छोटी सी ट्रिक इसमें एग्जामिनर ने करी और वो ट्रिक आपको पकड़ने की जरूरत है। ट्रिक क्या करी एग्जामिनर ने? एग्जामिनर की ट्रिक ये थी कि उसने केवल पृथक कक्षा की बात नहीं की है, उसने पृथक कक्षा के साथ बात करी है पाठ्यक्रम के संवर्धन की। अगर वो केवल पृथक कक्षा बोल देता, ये बोलता कि अलग से एजुकेशन करवाओ भाई, ये बात ही नहीं कहता अगर वो संवर्धन की कि पाठ्यक्रम भी पहले से और श्रेष्ठ होना चाहिए, तब तो आंसर ए व बी दोनों होता। लेकिन यहां पर उसने स्पष्ट कह दिया कि पाठ्यक्रम भी एक थोड़ा सा बेहतर हो, तो निम्न वाले इसलिए नहीं आ सकते क्योंकि वो तो नॉर्मल में ही अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे, और ज्यादा टफ चीजें पढ़ाई जाएंगी तो कैसे परफॉर्म करेंगे? तो इसलिए इस प्रश्न का उत्तर है प्रतिभाशाली बालक, प्रतिभाशाली बालक। अब एक चीज और यहां पर आती है कि प्रतिभाशाली बालकों का एक तरह से कह सकते हैं कि इनका चयन कैसे हो, प्रतिभाशाली बालकों को कक्षा में आइडेंटिफाई कैसे किया जाए, इन्हें जाना कैसे जाए, इनको पहचाना कैसे जाए, इनकी पहचान कैसे हो। तो आइए इसको लेकर एक छोटा सा सेक्शन है उसको और देख लेते हैं कि प्रतिभाशाली बालकों की पहचान, प्रतिभाशाली बालकों की पहचान, कि प्रतिभाशाली बालकों को पहचाना कैसे जाए। तो सबसे महत्वपूर्ण प्रतिभाशाली बालकों को अगर जानना है तो देखिए उनके स्कूल के रिपोर्ट कार्ड, देखिए उनके स्कूल के अंदर जो एग्जाम हो रहे हैं उसमें उनका निष्पादन, सबसे महत्वपूर्ण चीज। तो यहां पर पहला पॉइंट ये आता है इसके अंदर कि सबसे इंपॉर्टेंट तो चीज क्या है कि अध्यापकों का मत जानकर, अध्यापक व परीक्षा के निष्पादन द्वारा, परीक्षा निष्पादन द्वारा और अध्यापक के द्वारा यह बात जानी जा सकती है। दूसरी चीज, कुछ काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट, कुछ एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट की इसमें मदद ली जा सकती है। तो विषय विशेषज्ञों के मार्गदर्शन द्वारा, ठीक है। तीसरा पॉइंट इसमें जो बनता है वो ये है, वही परीक्षा का निष्पादन यानी कि पिछली कक्षा का प्राप्तांक, पिछली कक्षा का प्राप्तांक। चौथा पॉइंट इसमें जो बनता है माता पिता का दृष्टिकोण,
हालांकि ये बात सही है कि माँ के सराए हुए पूत सराए नहीं जाते, मगर फिर भी माँ बाप को ये पता लगने लग जाता है कि हमारा बच्चा इंटेलिजेंट है या नहीं, तो माता पिता का दृष्टिकोण, ठीक है। और 5वां बुद्धि परीक्षण, उपलब्धि परीक्षण। विशेषतः ये परीक्षण कैसे हो? वस्तुनिष्ठ परीक्षण हो, वस्तुनिष्ठ परीक्षण, ऑब्जेक्टिव टेस्ट। ठीक है, तो ये कुछ बिंदु हैं जिनके आधार पर एक प्रतिभाशाली बालक जो कक्षा में अगर पढ़ रहा है तो हम पहचान सकते हैं पिछली कक्षा में उसके नंबर कितने आए, उसके माता पिता का क्या मत है, उसके अध्यापकों का क्या मत है, उसके साथियों का क्या मत है। विषय विशेषज्ञों को अगर पूछा जाए कि भाई आप किसी साइकोलॉजिस्ट के साथ उसकी काउंसलिंग करवाई जाए, उससे क्या मतलब है, और ऐसे बुद्धि परीक्षण उपलब्धि परीक्षणों में उसका निष्पादन कैसा है, उसके आधार पर आप ये सारी चीजें जांच सकते हैं। वस्तुनिष्ठ परीक्षणों को खास इसमें दिया जाता है क्योंकि वस्तुनिष्ठ परीक्षण जो होते हैं वो वैज्ञानिक आधार पर तैयार होते हैं, उनमें वैधता भी होती है और इस कारण वो बहुत ही निष्पक्ष रूप से ये बता सकते हैं कि कौन बालक दूसरे बालक से ज्यादा प्रतिभावान है या कम प्रतिभावान है। अब अंतिम इसके अंदर एक पॉइंट बनता है, वो है जोसेफ रेनेजुली का मॉडल। तो इस मॉडल को और देख लेते हैं। जोसेफ रेनेजुली ने प्रतिभाशाली बालकों के लिए एक मॉडल बनाया था, 3 रिंग मॉडल कहते हैं उसको। कोई अलग चीज नहीं है, सिर्फ ये बताता है ये मॉडल कि एक प्रतिभाशाली बालक जो है उसमें कौन कौन से गुण होते हैं। देखिए ये उनका मॉडल है जिसको 3 रिंग मॉडल कहा जाता है, त्रिचक्र मॉडल कहते हैं इसको। और इस त्रिचक्र के आधार पर उन्होंने कहा कि एक बालक में 3 किस्म की योग्यताएं अलग अलग मौजूद हो सकती हैं। पहली है औसत से अधिक योग्यता, नंबर 1। दूसरी सृजनात्मकता यानी क्रिएटिविटी, जिसकी बात हम आगे करेंगे। और तीसरी एक बालक के अंदर जो चीज मौजूद हो सकती है वो है कार्य के लिए प्रतिबद्धता, कार्य के लिए प्रतिबद्धता, टास्क कमिटमेंट। एक बालक जिसमें ये तीनों चीजें मौजूद हों, एक बालक जिसमें ये तीनों चीजें मौजूद हों, वही क्या कहलाता है, वही कहलाता है प्रतिभाशाली बालक। वही क्या कहलाता है, प्रतिभाशाली बालक। तो एक बालक जिसमें ये तीनों चीजें मौजूद हों, आप इस वक्त अगर स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, तो जिसमें ये तीनों चीजें मौजूद हों उसको हम क्या कहेंगे, उसको जोसेफ रेनेजुली का मॉडल क्या कहता है कि वही बालक क्या कहलाएगा, प्रतिभाशाली बालक। तो इस वक्त आपकी स्क्रीन पर प्रतिभाशाली बालक जो है वो ब्लिंक हो रहा होगा। ऐसा बालक जो कि इस तीनों के अंदर शामिल हो उसको आप कहेंगे प्रतिभाशाली बालक, उसको आप कहेंगे कि वो है एक गिफ्टेड चाइल्ड। तो यहां पर ये सारी चीजें हमने देखने की कोशिश करी, प्रतिभाशाली बालक के बारे में जानने की कोशिश करी। इसके बाद हम बात करेंगे मंदबुद्धि बालक की, पिछड़े हुए बालक की और उन सारी चीजों की। आपके कोर्स में एक और महत्वपूर्ण सेक्शन है, वो है सृजनात्मक बालक का। तो प्यारे विद्यार्थियों, सृजनात्मक बालक की बात करते समय हम सृजनात्मकता की बात पहले करेंगे,
कि सृजनात्मकता क्या होती है, तो इसलिए वो एक सेपरेट सेक्शन के रूप में आपके सामने आएगा सृजनात्मकता वाला खंड। इसलिए उसको इन सारे बालक बालिकाओं को डिस्कस करने के बाद वो वीडियो आप लोगों को मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में हम अन्य कुछ विशिष्ट बालकों को जानने की कोशिश करते हैं। प्रतिभाशाली यहां पर हैं, विशिष्ट जिनका निष्पादन ऊपर या नीचे हो सकता है। आइए एक बार डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। हमने क्या पढ़ा? विशिष्ट मतलब वही, जैसा कि हेवार्ड और ऑर्लेंस्की ने कहा कि वो बालक जिनका निष्पादन कम या ज्यादा हो सकता है। उसके बाद हमने टर्मन ऑर्डेन के शब्दों में प्रतिभाशाली बालक को जानने की कोशिश करी कि वो जिसका निष्पादन अन्य विद्यार्थियों के मुकाबले कैसा हो, श्रेष्ठ हो। फिर हमने जानी कुछ विशेषताएं, 120 से ऊपर बुद्धि लब्धि, कुछ 140 भी मानते हैं, टीम भावना, नेतृत्व क्षमता, चुनौतियों को स्वीकार करने की भावना, और घरेलू सामाजिक विद्यालय जीवन में श्रेष्ठ निष्पादन, संवेगात्मक रूप से स्थिर समायोजित विषय का ज्ञान, सीखने की ललक, अमूर्त प्रत्ययों को ग्रहण करने का कौशल। ये वाले स्टेटमेंट से एक बार क्वेश्चन भी आया हुआ है। विभिन्न तथ्यों के बीच में संबंध स्थापित करना, अधिक समय तक ध्यान केंद्रित करने का कौशल, अंतर्दृष्टि व सूझ का प्रादुर्भाव। यहां पर फिर हमने एक क्वेश्चन देखा था जो रीट में आया हुआ क्वेश्चन है। फिर हमने जानी प्रतिभाशाली बालकों के कुसमायोजित होने के कारणों को, कक्षा कक्ष की गतिविधियों का चुनौतीपूर्ण न होना, गृह कार्य के प्रति उदासीनता हो जाना, विद्यालय एवं परिवार में उचित मान्यता नहीं मिलना, बुद्धि व ज्ञान पर अत्यधिक गर्व हो जाना, व्यक्तिगत ध्यान का अभाव, विद्यालय में उपयुक्त अवसरों का अभाव, निश्चित आदतें, अरुचि, और बच्चे अगर उनके मजे लें, इस तरह की चीजें। शिक्षा के लिए क्या प्रयास होने चाहिए? कक्षा उन्नति हो जाए, वर्ग उन्नति हो जाए, विद्यालय अलग में स्थापित कर दिया जाए, व्यक्तिगत ध्यान इन पर दिया जाए, पुस्तकालय का प्रबंध होना चाहिए, इनमें उत्तरदायित्व, इनको चुनौतियों से भरे हुए कार्य करवाने चाहिए, छात्रवृत्ति का प्रावधान होना चाहिए। इस तरह की चीजें हमने देखी। फिर हमने जाना कि इनको पहचाना कैसे जा सकता है, तो वो भी हमने जानने की कोशिश करी। और जोसेफ रेनेजुली का मॉडल, सिंपल सा मॉडल है, त्रिचक्र मॉडल है। 3 चीजें इसके अंदर आती है। एक बच्चा जिसमें औसत से अधिक योग्यता हो, एक बच्चा जिसमें कुछ हद तक सृजनात्मकता भी हो, और एक बच्चा जिसमें कार्य के लिए प्रतिबद्धता भी हो। ये सारी चीजें अगर किसी बालक में है तो उस बालक को आप क्या कहेंगे? उस बालक को आप कहेंगे क्या? प्रतिभाशाली बालक, यानी कि गिफ्टेड चाइल्ड। तो ये एक हमारे गिफ्टेड चाइल्ड को दर्शाता है, प्रतिभाशाली बालक को। ठीक है साथियों, यहां पर इस वीडियो को हम देते हैं विराम। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपनी तैयारी में व्यस्त रहिए। नमस्कार।